चलिए तो शुरू करते हैं आज का दंगल, और जहां पे हम थर्मोडायनेमिक्स के एनसीईआरटी एक्सरसाइज को शुरू करने जा रहे हैं। चलिए तो सबसे पहला सवाल जो है एक्सरसाइज का, दैट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट आंसर। अ थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन, एमसीक्यूज पूछे गए हैं। थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज अ क्वांटिटी, फर्स्ट ऑप्शन, यूज्ड टू डिटरमाइन हीट चेंजेस whose value is independent of path। बस ये आपका सही आंसर है। स्टेट फंक्शन हम उसे ही कहते हैं जिसका वैल्यू खाली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, राइट, और वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो पहले का आंसर लिख देंगे खाली कि स्टेट फंक्शन उसे कहते हैं जो क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। चल बच्चा, दूसरा एमसीक्यू क्या है देखते हैं। दूसरा एमसीक्यू ऐसा पूछा है कि फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। चलो एडियाबैटिक मतलब हीट ट्रांसफर होने वाला नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए तो एडियाबैटिक का मतलब है नो ट्रांसफर ऑफ हीट, मतलब Q इक्वल टू 0। चलो बच्चा लोग, तीसरा एमसीक्यू क्या है, द एंथैल्पी ऑफ द ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। बोलो हर एक एलिमेंट का स्टैंडर्ड स्टेट में एंथैल्पी कितना होता है भाई, 0। ओके, एलिमेंट का स्टैंडर्ड एंथैल्पी हम कितना लेते हैं, 0 लेते हैं, राइट। तो एंथैल्पी ऑफ ऑल द एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट इज ऑलवेज 0। ओके, चलिए अगला देखते हैं। डेल्टा U ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन इज -x, डेल्टा H क्या होगा। चलिए ये पूछा है कि डेल्टा U फॉर कंबशन ऑफ मीथेन इज -x, तो उसका डेल्टा H क्या होगा। तो डेल्टा U एंड डेल्टा H के बीच का रिलेशन हम जानते हैं कि ऐसा कुछ रिलेशन होता है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, है ना। ये हमने थर्मोडायनेमिक्स में रिलेशन पढ़ा था, H एंड U के बीच का रिलेशन। अब आपको डेल्टा NG फाइंड करना पड़ेगा। तो मीथेन को कंबशन कराते हैं। चलिए बच्चों, मीथेन होता है CH4 गैस, कंबशन के लिए आपको चाहिए होगा 2A2O2 गैस, ये बनाएगा CO2 गैस प्लस ये बनाएगा 2H2O, गैसियस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। 2H2O जो है वो आपका किस फॉर्म में रहेगा, इसमें देखना पड़ेगा एक बार, स्टैंडर्ड स्टेट है ना, राइट। क्या आंसर दिया है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए तो ये आपको स्टैंडर्ड स्टेट में तो वाटर को लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब कुछ आपका स्टैंडर्ड कंडीशन में है, तो वाटर विल बी इन द लिक्विड फॉर्म। चलिए कोई बात नहीं। व्हाट इज डेल्टा NG, तो यहाँ पे गैस के कितने मोल है, ये 1 मोल है और ये तो लिक्विड है। तो प्रोडक्ट में नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में गैस का 1 मोल है, रिएक्टेंट में गैस के 2 मोल है, और यहाँ पे भी एक गैस है तो रिएक्टेंट में गैस के 3 मोल है। तो डेल्टा NG नेगेटिव है, राइट। डेल्टा NG कैसा है भाई, नेगेटिव है, तो यहाँ पे रख दो। चलो क्या मिलेगा आपको, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U, डेल्टा NG है -2RT। तो डेल्टा U में से और माइनस हो रहा है, तो डेफिनेटली जो आपका डेल्टा H है वो क्या हो जाएगा, लेस देन डेल्टा U। डेल्टा H क्या होगा बच्चों, डेल्टा H इज लेस देन डेल्टा U, क्योंकि आपका डेल्टा NG कैसा आया है मुन्ना लोग, नेगेटिव आया है। चलिए पांचवा सवाल भी MCQ ही है। पांचवा सवाल ऐसा पूछता है कि द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट and dihydrogen at 298 Kelvin are -890.3, -393.5 and -285.8 respectively. What is enthalpy of formation of methane? करेंगे क्या, देखो आपको दिया है enthalpy of combustion of methane, graphite and dihydrogen। आपको दिया है enthalpy of combustion, किसका दिया है, enthalpy of combustion आपको दिया है मीथेन का। मीथेन का कंबशन एंथैल्पी है -890.3 किलो जूल पर मोल। फिर आपको दिया है कंबशन एंथैल्पी ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट मतलब कार्बन, उसका कंबशन एंथैल्पी आपको दिया हुआ है -393.5 किलो जूल पर मोल। ओके, और आपको दिया है कंबशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन, तो कंबशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन H2, राइट, इसका कंबशन एंथैल्पी है -285.8 किलो जूल पर मोल।
ठीक है। आपको पूछा है व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, आपको फाइंड करना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, दैट इज एफ, नोटेशन आपको याद होना चाहिए। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन आपको फाइंड करना है। चलिए किस तरह से फाइंड करेंगे, बाय ऑल दिस डेटा हाउ वी कैन गेट द गिवन वैल्यू। ओके, तो क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पे आपको अलग अलग एंथैल्पी दिया है और एक और एंथैल्पी फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले जो जो आपको इक्वेशन दिए हैं वो लिख देंगे सारे, ठीक है। चलिए सारे इक्वेशन लिखने का काम करते हैं। तो पहला है आपका कंबशन ऑफ मीथेन, राइट। चलिए मीथेन कंबशन, कंबशन का मतलब क्या होता है भाई, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। क्या बनाएगा, ये प्रोडक्ट बनाएगा CO2 प्लस H2O। हमें एक ही मोल का कंबशन करना होता है क्योंकि इस कंबशन एंथैल्पी इज गिवन पर मोल, तो आपको एक ही मोल को कंबस्ट करना है, राइट। चलिए मीथेन को कंबस्ट करो, बैलेंस करो इसको, देयर विल बी 2O2, देयर विल बी 2H2, राइट। यहाँ पे स्टेट मेंशन नहीं करोगे तो चलेगा। और इसका एंथैल्पी है -890.3 किलो जूल पर मोल। दैट्स द फर्स्ट थिंग, राइट। चलिए सेकंड बात करते हैं ग्रेफाइट का कंबशन एंथैल्पी, कंबशन ऑफ ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट मतलब कार्बन सॉलिड फॉर्म में, कंबशन मतलब O2 से रिएक्ट कराओ, ये बनेगा CO2। क्या बनेगा ये CO2। चलिए इसका एंथैल्पी आपको दे दिया है माइनस कुछ 393.5 है किलो जूल पर मोल। तीसरा है कंबशन ऑफ द हाइड्रोजन। चलिए हाइड्रोजन का कंबशन करो, कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, राइट। चलिए आप हाइड्रोजन को करेंगे कंबशन, तो हाइड्रोजन कंबशन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओ, एक ही मोल हाइड्रोजन लेना अलाउड है, ये बनाएगा H2O और इसका जो कंबशन एंथैल्पी है वो है -285.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। चलिए आपको फाइंड करना है व्हाट इज द कंबशन एंथैल्पी ऑफ द मीथेन। मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट देने वाला हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना वो आपका MCQ फॉर्म में है, तो मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट फॉर्म में ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अब आप इसके बारे में लिखो पहले, व्हाट इज द फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ मीथेन, वो पहले आप लिख दो। मीथेन के फॉर्मेशन का इक्वेशन क्या होता है, राइट, फॉर्मेशन ऑफ द मीथेन। तो मीथेन के फॉर्मेशन का मतलब और कुछ नहीं है, आपको एक मोल मीथेन बनाना होता है, उसके एलिमेंट में से बनता है, दैट इज ग्रेफाइट, कार्बन जो है वो, प्लस हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में, राइट। पता है ना आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है भाई, एक मोल कंपाउंड बनाना होता है, उसके एलिमेंट के स्टैंडर्ड स्टेट में से बनाना होता है, राइट। यहाँ पे जो एंथैल्पी का चेंज है दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मीथेन, राइट। चलिए अब आपके पास दो चॉइस है, या तो आप इन सारे इक्वेशन को यूज करो और इस इक्वेशन को सेट करो, इन तीन इक्वेशन को यूज करके आप ये इक्वेशन को सेट करो, दैट्स अ वेरी फर्स्ट चॉइस। या दूसरा चॉइस आपके पास है, आप सीधा सीधा ये रिएक्शन का इस्तेमाल करो, इससे भी आपका काम हो जाएगा, राइट। ओके, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे ना ध्यान से, ये कुछ नहीं हो रहा है, एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है इसमें से, एलिमेंट में से, तो इसको आप फॉर्मेशन एंथैल्पी भी कह सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड का। सिमिलरली यहाँ पे भी एक मोल वाटर बन रहा है, किसमें से, उसके एलिमेंट के स्टैंडर्ड स्टेट में से, तो इसे भी आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हो वाटर का, राइट। और अगर आप इस रिएक्शन में जाओगे तो आप क्या लिखोगे भाई, आप यहाँ पे लिखोगे कि ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का खतरनाक एक शॉर्टकट मेथड। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि गिवन इक्वेशन नंबर, इक्वेशन को नाम दे देते हैं, लेट मी गिव इट नेम एज 1, 2 and 3। तो यू कैन राइट हियर गिवन इक्वेशन नंबर 2 and 3 आर फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये जो आपको इनडायरेक्टली कंबशन लिख के दिया है ना, कंबशन ऑफ कार्बन, कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, ये और कुछ नहीं है, फॉर्मेशन एंथैल्पी है कार्बन डाइऑक्साइड का एंड फॉर्मेशन एंथैल्पी है वाटर का। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इक्वेशन नंबर 2 and 3 आर द फॉर्मेशन ऑफ द CO2 एंड दिस इज फॉर्मेशन ऑफ द वाटर, राइट। तो जब एक मोल CO2 बनेगा तो यू कैन राइट एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है -393.5 किलो जूल पर मोल, एंड दैट इक्वेशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द वाटर इट इज -285.5
किलो जूल पर मोल। अब आप पहले इक्वेशन को यूज करो, यू कैन राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो पहले इक्वेशन में आप लिख सकते हो किसी भी रिएक्शन का जो ओवरऑल एंथैल्पी है, यू कैन राइट ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यही हम करते हैं बार बार, जब भी एंथैल्पी का क्वेश्चन मिला हम क्या करते हैं, टोटल एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट। चलिए तो ये इक्वेशन को देखिए, प्रोडक्ट में है CO2 एंड वाटर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे CO2 कितनी बार है, एक बार है। कितनी बार है भाई, CO2 जो है वो आपका एक बार है। ओके ओके, तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट के अंदर है CO2 एंड H2O, तो CO2 एक बार है, तो फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ CO2 एक बार, दो बार आएगा फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ द वाटर, माइनस रिएजेंट के अंदर है मीथेन एक बार है, तो फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ द मीथेन एक बार आएगा, और ऑक्सीजन तो एलिमेंट है, एलिमेंट का फॉर्मेशन एंथैल्पी 0 होता है, तो ऑक्सीजन को गिनना नहीं है। चलिए अब प्लस माइनस करते हैं, तो इस रिएक्शन का ओवरऑल एंथैल्पी है -890.3 इज इक्वल टू कार्बन फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ CO2 इज -393.5 प्लस 2 टाइम्स -285.5 माइनस मीथेन का हमें फाइंड करना है। अब बाकी तो आप कर लोगे ना, इतना उम्मीद रखूँ ना मैं कि बाकी प्लस माइनस आप कर लोगे। इसको यहाँ पे लाओ, इसको सामने ले जाओ, सिंप्लीफाई करोगे ना तो बता दूँ आपका आंसर कितना आएगा बच्चों। आपका आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का -74.8। तो एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन इज -74.8 किलो जूल पर मोल। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मीथेन आएगा आपका -74.8 किलो जूल पर मोल। तो इस तरह से आपको अलग अलग रिएक्शन दिए हो सकते हो और कोई एक एंथैल्पी पूछा है, राइट। या तो आप इस तरह से करो, फिर या तो अब मैंने आपको दूसरा रास्ता भी बताया कि आपको ये इक्वेशन फॉर्म करना है, राइट। तो इन 3 इक्वेशन को यूज करके आप ये इक्वेशन करके हैश लॉ भी कर सकते हो। जैसे कि आपको मीथेन ग्रेफाइट चाहिए लेफ्ट पे 1 मोल, ये रहा ग्रेफाइट लेफ्ट पे 1 मोल, पहले ये इक्वेशन लेंगे। हाइड्रोजन चाहिए 2 बार लेफ्ट पे, ये रहा हाइड्रोजन, बट ये एक ही बार है तो आपको इसको 2 बार करना पड़ेगा, तो इनटू यहाँ पे 2 करेंगे पूरे इक्वेशन को। आपको मीथेन चाहिए एक बार लेफ्ट राइट साइड के ऊपर, ये रहा मीथेन। आपको राइट पे चाहिए तो इक्वेशन को आपको घुमाना पड़ेगा, तो ये साइन चेंज हो जाएगी और फिर सारे इक्वेशन को प्लस करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो हैश लॉ का यूज करके। चलिए कॉपी करेंगे क्विकली। चलिए तो अपना अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है, अ रिएक्शन A + B विल गिव यू सम C + D + Q इज फाउंड टू हैव अ पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज, द रिएक्शन विल बी। चलिए आपको ऐसा रिएक्शन दिया है बच्चों, A + B विल गिव यू C + D + Q और इसका एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, मतलब ΔS इज पॉजिटिव। तो आप इसके लिए क्या कह सकते हो, ये रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगा, राइट। ये रिएक्शन कब पॉसिबल होगा, ठीक है। चलिए तो रिएक्शन की पॉसिबिलिटी के लिए हमें चेक करना होता है ΔG गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन वी राइट ΔG शुड बी लेस देन 0। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्री एनर्जी शुड डिक्रीज। ΔG होता है बच्चों ΔH - T ΔS फॉर्मूला, राइट। चलिए अब आपको यहाँ पे पहले ΔH डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे हीट इस तरफ लिखा हुआ है, मतलब हीट इवॉल्व हो रहा है, हीट इज टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइज। हीट कहाँ पर है, प्रोडक्ट की तरफ है, मतलब यहाँ पे जो हीट है वो क्या हो रहा है बच्चों, इवॉल्व हो रहा है। एज द हीट इज इवॉल्विंग, दिस रिवॉल्विंग इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब ΔH कैसा है भाई, नेगेटिव है। सो दिस ΔH इज नेगेटिव। अब मैं ΔG चेक करते हैं कितना आ रहा है वो, ठीक है। तो ΔG इज इक्वल टू ΔH - T ΔS। चलो ΔH आपका नेगेटिव है, टेम्परेचर एज इट इज, ΔS पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये माइनस प्लस भी क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों को जोड़ोगे तो आपका आंसर माइनस ही रहेगा। तो दिस रिएक्शन इज पॉसिबल एट ऑल टेम्परेचर, दिस रिएक्शन इज पॉसिबल एट ऑल टेम्परेचर। टेम्परेचर कोई भी हो, फ्री एनर्जी चेंज जो है वो नेगेटिव ही रहने वाला है। फ्री एनर्जी चेंज विल रिमेन नेगेटिव ओनली। ओके चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखते हैं। सवाल है कि इन अ प्रोसेस 710 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट एब्जॉर्ब हुआ है, तो Q है आपका 701 जूल, एब्जॉर्ब हुआ है तो पॉजिटिव रखेंगे, राइट। और क्या कहा है, बाय अ सिस्टम एंड 394 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव लेते हैं, राइट। तो वर्क है आपका 394 जूल, माइनस साइन करेंगे, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। चलिए आपको पूछा है व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी का चेंज मतलब ΔU कितना है। चलिए तो फर्स्ट लॉ तो सिखाया था आपको मैंने,
है ना। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू इज 701, डब्ल्यू इज -394। चलो प्लस माइनस इसका कर लेना, आपका आंसर आएगा 307 जूल। चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इज 307 जूल। चेंज पॉजिटिव आया है मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। चलिए अगला सवाल कोई भी टाइम पास करे बिना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिएक्शन ऑफ द साइनामाइड, फॉर्मूला दे दिया है NH2CN सॉलिड विद डाइऑक्सीजन was carried out in a bomb calorimeter and delta U was found to be -742.7 kilojoule per mole, right? Calculate the enthalpy change। कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है। चलिए तो आपको इक्वेशन दे दिया है पहले से, NH4CN साइनामाइड कंबस्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, इट विल गिव यू नाइट्रोजन गैस प्लस CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। ये आपको लिख के दे दिया है ऑलरेडी, ठीक है इक्वेशन। और बॉम्ब कैलोरीमीटर में रिएक्शन किया है तो ये डेल्टा यू मेजर करेगा, दैट वाज मेजर्ड टू बी 742.7 माइनस साइन के साथ। यू वांट टू फाइंड व्हाट इज डेल्टा एच, तो वी हैव वेरी सिंपल रिलेशन, डेल्टा एच एंड डेल्टा यू के बीच में रिलेशन कहता है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT। चलिए डेल्टा NG गिनते हैं कितना आता है वो। डेल्टा यू है आपका -742.7 किलो जूल है, जूल में कन्वर्ट कर लो बच्चों, इंटू 1000 कर लो, थिंग्स विल बी इजी फॉर यू। मैंने जूल की जगह पे उसको किलो जूल में से जूल में कन्वर्ट कर लिया, मल्टीप्लाइंग बाई 1000। चलिए प्लस डेल्टा NG कितना होगा, तो यहाँ पे कितने गैस के मोल है, नाइट्रोजन गैस है 1 मोल, CO2 गैस है 1 मोल, H2O लिक्विड है तो इसको नहीं गिनना है, तो प्रोडक्ट में गैस के मोल है 2 माइनस रिएक्टेंट ये रहा, ये तो सॉलिड फॉर्म में है, चलो इसको मारो गोली। ऑक्सीजन गैस है, कितने मोल है ऑक्सीजन के 3/2, तो रिएक्टेंट में कितने ऑक्सीजन के मोल, गैस के मोल है 3/2। तो डेल्टा NG हम बहुत बार कर चुके हैं तो यहाँ पे वापस डिस्कशन डिटेल में नहीं करेंगे। डेल्टा NG मतलब गैस में कितने प्रोडक्ट है माइनस रिएक्टेंट में कितने गैस है, राइट। मैंने क्या कहा, डेल्टा NG इज प्रोडक्ट में कितने गैस है माइनस रिएक्टेंट की तरफ कितने गैस है, दैट इज 2 माइनस 3/2। आर का वैल्यू जूल में लेंगे 8.314, टेम्परेचर कहा है 298, राइट। चलिए जैसे ही आप इसको प्लस माइनस करके सिंप्लीफाई करोगे बच्चों आपका आंसर आ जाएगा -741,260 जूल। किलो जूल में आप लिख सकते हो 741.26 किलो जूल पर मोल, ये आप लिख सकते हो एंथैल्पी चेंज को, ठीक है। तो आपको सिंपल सा डेल्टा एच एंड डेल्टा यू का रिलेशन अप्लाई करना था इस क्वेश्चन में। चलिए क्विकली इसको कॉपी कर लेंगे फटाफट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सवाल ऐसा है कि कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, द नंबर ऑफ किलो जूल ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 60 ग्राम एल्यूमिनियम फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 55 डिग्री सेल्सियस। मोलर हीट कैपेसिटी दिया है उसका 24 जूल पर मोल केल्विन एंड मोलर मास दिया है उसका 27 ग्राम। चलिए आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा है फाइंड हीट to increase temperature of 60 gram aluminum, right? 60 gram aluminum from 35 degree Celsius to 55 degree Celsius। आपको दिया है मोलर हीट कैपेसिटी, दैट इज C लिखते हैं उसको, दैट इज 24 जूल पर मोल पर केल्विन, राइट। और मोलर मास है 27 एल्यूमिनियम का। चलिए मोलर मास इज 27 ग्राम पर मोल। सवाल समझ लेते हैं बच्चों, बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है। अगर एल्यूमिनियम के 60 ग्राम आपके पास है और उसका टेम्परेचर आपको 35 से बढ़ा के 55 करना है तो कितना हीट देना पड़ेगा, ओके। चलिए तो हम क्या करेंगे, तो हमें दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट, यू कैन सी मोलर हीट दिया है आपको, राइट, ओके। तो मैंने आपको सिंपल सा फॉर्मूला लिखाया था कि व्हेन द मोलर हीट कैपेसिटी इज गिवन, तब आप हीट का फॉर्मूला सीधा यूज करते हो NC डेल्टा T। क्या फॉर्मूला यूज करोगे आप, NC डेल्टा T अगर मोलर हीट कैपेसिटी दिया है तो। अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है तो MC डेल्टा T। ये मोलर है ना, मोलर मतलब ये पर मोल होगा तो आपको इनटू मोल करना पड़ेगा। स्पेसिफिक अगर होगा तो पर ग्राम होगा तो आपको इनटू मास करना पड़ता है वहां पे, ठीक है ना। चलिए अब फाइंड करते हैं सारी चीजों को। तो मोल क्या होता है बच्चों, मोल होता है गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, मोल कंसेप्ट। स्पेसिफिक हीट आपको दे दिया है इनटू डेल्टा T। चलिए गिवन मास है 60, मोलर मास है 27, स्पेसिफिक हीट है 24, टेम्परेचर चेंज करना है 55 माइनस 35,
चेंज ऑफ टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है ना, 35 से 55। चलिए इसको आप कर लेना सिंप्लीफाई, तो आपको सिंप्लीफाई करने पे इसका आंसर मिलने वाला है कुछ 1066.66 जूल। किलो जूल में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाई 1000 कर लो। यू कैन राइट लाइक दिस इज द हीट रिक्वायर्ड इन किलो जूल। ध्यान यहाँ पे देना बच्चों, ये मोलर हीट है इसीलिए हमने मोल मल्टीप्लाई किया। अगर स्पेसिफिक हीट होता तो हम मास मल्टीप्लाई करते। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, अगला सवाल देखते हैं नंबर 10। तो सवाल नंबर 10 कुछ ऐसा है कि कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑन फ्रीजिंग, एंथैल्पी चेंज ऑन फ्रीजिंग 1 मोल ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट -10 डिग्री। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपके पास वाटर है, वहाँ से आपको -10 डिग्री सेल्सियस पे ले जाना है आइस पे, राइट? थोड़ी और जगह चाहिए होगी हमें। ओके, तो इसमें कितना एंथैल्पी का चेंज होगा वो आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है भाई? इसमें कितना एंथैल्पी का चेंज होगा ये आपको फाइंड करना है। सो यू वांट टू फाइंड द एंथैल्पी चेंज। डेल्टा एच कितना होगा, राइट? आपके पास स्टार्टिंग में वाटर दिया है 10 डिग्री पे, उसको ठंडा करते करते आपको -10 डिग्री तक आइस बना देना है। तो इसके लिए आपको कितना एंथैल्पी चेंज करवाना पड़ेगा? डेटा में क्या क्या दिया है? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है। ओके, क्वांटिटी दिया है, यस वी हैव 1 मोल ऑफ वाटर। हाँ, कितना है हमारे पास? 1 मोल वाटर है, तो ये भी 1 मोल ही बनेगा। क्वांटिटी इज इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? चलिए, तो यहाँ पे आपको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है, एंड देयर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज 6.03 किलो जूल पर मोल। इसको जूल में कन्वर्ट कर लो, इंटू 1000 कर लो, 6030 जूल पर मोल। चलिए, आपको दिया है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया है लिक्विड स्टेट में 75.3 जूल पर मोल केल्विन, राइट? एंड वही स्पेसिफिक हीट आपको आइस के लिए भी दिया हुआ है सॉलिड स्टेट में, एंड दैट इज 36.8 जूल पर मोल केल्विन। चलिए, समझ से ये क्वेश्चन है फाइन। तो अब आप खुद से ही पहले स्टेप सोचो, आपको कितने स्टेप करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको पानी को ठंडा करना पड़ेगा, क्योंकि पानी 10 डिग्री पे है, 10 डिग्री पे आइस तो बनेगा नहीं, राइट? तो पहले आपको पानी को ठंडा करना पड़ेगा, 10 डिग्री से 0 डिग्री ले जाना पड़ेगा पहले पानी को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप में पानी को 10 डिग्री में से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बनाएंगे। अब यहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो यहाँ पे एंथैल्पी का फॉर्मूला होगा आपका NC डेल्टा टी। यूनिट चेक कर लो, ये पर मोल है, पर मोल है, मतलब आपको अप्लाई करना है NC डेल्टा टी, राइट? NC डेल्टा टी, बिकॉज टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, तो आपको होगा ये NC डेल्टा टी। और क्योंकि यहाँ पे वाटर एंड आइस है, गैस कहीं इन्वॉल्व नहीं है, तो प्रेशर थ्रू आउट कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है थ्रू आउट, तो जो भी हीट का ट्रांसफर है वो सीधा एंथैल्पी में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको पता है, डेल्टा एच इज हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, वो सारे पॉइंट मैं यहाँ पे 1 बाय 1 मेंशन करूंगा। तो ये पहला स्टेप हो गया, आपको वाटर में से बनाना पड़ेगा, 10 डिग्री में से वाटर को 0 डिग्री ले जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको 0 डिग्री वाटर को ठंडा करके 0 डिग्री आइस करना पड़ेगा, और आइस बनने के बाद आपको वापस आइस का टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा। तो दिस इज योर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। 3 स्टेप में काम करेंगे। एक कॉमन पॉइंट मैं यहाँ पे पहले ही लिख दूंगा कि एज नो गैस फेस इज इन्वॉल्व, you can write heat transfer take place at constant pressure. Heat transfer take place at constant pressure and that will be directly converted to the enthalpy. चलिए, मैं तीनों स्टेप के बारे में 1 बाय 1 लिखूंगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा स्टेप 1, जहां पे आपके पास है 10 डिग्री सेल्सियस पे वाटर, जिसको आप कन्वर्ट करोगे 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में। क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मैं सीधा यहाँ पे हीट मतलब एंथैल्पी, एंथैल्पी में यहाँ पे लिख दूंगा NC डेल्टा टी। क्या लिखूंगा मैं भाई? मैं NC डेल्टा टी लिखूंगा। चलिए, कितना मोल है आपके पास? 1 मोल है। अब यहाँ पे तो वाटर स्टेट में है, तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक हीट किसका लेना है भाई? वाटर का लेना है। किसका लेना है आपको? स्पेसिफिक हीट वाटर का लेना है, बिकॉज अभी वाटर है आपके पास। वाटर का स्पेसिफिक हीट कहीं पे मिलेगा, ये रहा। कितना है? 75.3। चलिए, टेम्परेचर कितना चेंज करना है? तो फाइनल टेम्परेचर 0 है, इनिशियल टेम्परेचर 10 है, तो दिस इज 0 - 10।
राइट। चलिए तो ये हो गया आपका सबसे पहला -753 जूल, इतना हो गया आपका सबसे पहला डेल्टा एच। कितना हो गया भाई? -753 पहले स्टेप में आपका हो गया। देखो नेगेटिव आया है, सही है, बिकॉज एंथैल्पी जो है वो रिड्यूस ही होने वाला है, क्योंकि टेम्परेचर डाउन करना है ना, टेम्परेचर डाउन करना है मतलब हीट को रिलीज होना पड़ेगा, हीट रिलीज होगा मतलब डेल्टा एच शुड गोइंग टू बी नेगेटिव। ठीक है, चलिए ये स्टेप 1 हो गया। अभी चलते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे क्या करना है, आपके पास ऑलरेडी 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आ चुका है, इसको खाली आपको जमाना है 0 डिग्री सेल्सियस आइस में। यू कैन सी टेम्परेचर कोई चेंज हुआ नहीं है, खाली फेस चेंज हुआ है, वाटर में से आइस बना है मतलब फ्यूजन हुआ है, और वो फ्यूजन का एंथैल्पी सॉरी फ्रीजिंग हुआ है, वाटर में से आइस बना है मतलब ये हुआ है फ्रीजिंग, राइट। ओके, तो यहाँ पे आपको फ्यूजन का एंथैल्पी दिया है, फ्यूजन मतलब आइस से वाटर, उसमें आपको इतना हीट एब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा, तो जब वाटर में से आइस बनेगा तो उतना हीट आपको रिलीज करवाना पड़ेगा। यूनिट चेक करो, ये भी पर मोल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये पर ग्राम होता ना, अगर ये पर ग्राम होता तो आपको मास मल्टीप्लाई करना, 1 मोल वाटर मतलब 18 ग्राम है ना, मोलिकुलर मास। छोटी छोटी बातों को अच्छे से ध्यान में रखना है, यूनिट्स को देख के ही काम करना है आपको। चलिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ पे जो आपका एंथैल्पी चेंज होगा, गिव इट नेम एज डेल्टा H2, सेकेंड स्टेप है ना, तो उसको आप लिखोगे -n इंटू, माइनस चले बाद में लिखते हैं, विल राइट मोल इंटू माइनस ऑफ फ्यूजन, क्योंकि ये प्रोसेस फ्यूजन का उल्टा है, ये फ्रीजिंग प्रोसेस है, अपोजिट ऑफ द फ्यूजन, दैट्स व्हाई एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। चलिए 1 मोल वाटर है इंटू माइनस फ्यूजन एंथैल्पी है 6030, तो ये आ गया मेरा -6030 जूल। चलिए सेकंड स्टेप हो गया। अभी आ जाओ तीसरे स्टेप के ऊपर। बर्फ बन चुका है, बर्फ को और ठंडा करना है हमें, कर लेते हैं। चलिए लेट्स सी स्टेप 3। सी यहाँ पे टेम्परेचर वाला टर्म नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर वेरी भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे खाली फेस चेंज हो रहा है, तो सीधा एंथैल्पी आपको दिया होगा फ्यूजन या फ्रीजिंग का, वही आपको यूज करना है। जहाँ पे टेम्परेचर चेंज होगा वहाँ पे स्पेसिफिक हीट पिक्चर में आएगा, देखो MC डेल्टा T। जहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा वहाँ पे डायरेक्ट आपको फेस ट्रांसफर का एंथैल्पी दिया होगा जो आपको यूज कर लेना है। चलिए फटाफट। स्टेप 3 में आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस आइस बन चुका है, उसको ठंडा करके -10 डिग्री सेल्सियस का आइस करना है। देखो वापस टेम्परेचर चेंज हुआ टेम्परेचर चेंज, राइट। तो अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो वापस यहाँ पे आपका जो एंथैल्पी है डेल्टा H3, दैट इज हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर, बिकॉज सॉलिड फॉर्म है, प्रेशर चेंज नहीं होगा। यू कैन राइट दिस एज NC डेल्टा T, बट अब यहाँ पे आइस बन चुका है तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट आइस का लेना है। पहले वाटर था तो वाटर का स्पेसिफिक हीट लिया। चलिए मोल कितना है, बर्फ का 1 मोल है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज 36.8 एंड टेम्परेचर डिफरेंस, फाइनल टेम्परेचर है -10, इनिशियल टेम्परेचर है 0। यहाँ पे आप एक बार केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज डिफरेंस विल रिमेन सेम। टेम्परेचर का डिफरेंस जो है वो कैसा रहता है भाई, सेम ही रहता है। ओके, सो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी -3680 जूल। ओके, चलिए अभी तीनों के तीनों स्टेप का एंथैल्पी प्लस कर दीजिए, तो आप लिखोगे यहाँ पे टोटल एंथैल्पी चेंज डेल्टा H, तीनों स्टेप को प्लस करो, डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3। चलिए फर्स्ट है -753, फिर है -6030 और फिर है -3680। चलिए तीनों को प्लस करके आप आंसर लिख दीजिएगा, आपका एंथैल्पी चेंज कितना आ रहा है वो, राइट। तो इस तरह से आपको पहले जो भी आपका ओवरऑल फेस ट्रांसफर है उसको आपको प्लान कर लेना है कि कितने स्टेप में जाएगा रिएक्शन, और फिर जहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ वहाँ पे स्पेसिफिक हीट वाला फॉर्मूला NC डेल्टा T या MC डेल्टा T, चेक करना यूनिट पर मास है कि पर मोल है, अकॉर्डिंग टू दैट। जहाँ पे फेस चेंज हुआ वहाँ पे डायरेक्ट एंथैल्पी के साथ आपको क्या करना है, मोल को मल्टीप्लाई कर देना, जो आपको एंथैल्पी दिया होगा फ्यूजन फ्रीजिंग, ध्यान रखना। अब चेक करना कि आपको फ्यूजन का दिया है, आपको करना फ्यूजन है कि फ्रीजिंग करना है। फ्रीज करना है तो फ्यूजन को आपको माइनस साइन कर देना पड़ेगा, राइट। चलिए तो यहाँ पे आपके पहले 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बस फर्स्ट पार्ट में हम पहले 10 क्वेश्चन ही करने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम आगे के क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए कंप्लीट करिए इसको फटाफट।